नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है। ये है नई सोच। आज की सबसे बड़ी खबर जो राजनीतिक रूप से सामने आई, वो थी मनीष सिसोदिया की बेल। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जो 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज उसको सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली ईडी के केस में, यानी कि जो लिकर स्कैम था, जो लिकर पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी थी दिल्ली की, जो कथित रूप से शराब घोटाला जिसे हम कहते हैं, उसमें मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जेल से रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका उनकी स्वीकार की और इस बार उन्हें जमानत मिल गई। ऐसा तीसरी बार था जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने अपनी अर्जी डाली थी। 2 बार इससे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई थी उनकी अर्जी, और उसके बाद आज ये फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा करना होगा। कारण ये बताया गया कि मनीष सिसोदिया को भी स्पीडी ट्रायल का हक है, यानी कि उनके आर्टिकल 21 के तहत जो कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, उनका सबको अपना अधिकार है फ्रीडम का, उसके तहत उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 जस्टिस जो कि जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ ने उनको ये जमानत याचिका उनकी स्वीकार की और कहा कि ईडी फिलहाल के लिए अगर कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई है 17 महीने के बाद भी, तो मनीष सिसोदिया को यह हक है कि वो खुले रूप से बाहर फिलहाल के लिए घूम सके। ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर से जो आरोप थे वो सभी उन आरोपों से मुक्त हो गए हैं। आरोप उन पर अभी भी हैं और कई ऐसी उन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लागू रहेंगी, यानी कि उनको हफ्ते में एक बार पुलिस स्टेशन जरूर जाना होगा, उनको अपना पासपोर्ट जरूर सबमिट करना होगा। ईडी ने दूसरी तरफ से अपना जमानत याचिका खारिज करवाने के लिए मनीष सिसोदिया की ये दलीलें दी कि मनीष सिसोदिया अगर बाहर गए तो वो इस प्रक्रिया को, इस जांच को एक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया कोई आम इंसान नहीं है, वो एक पब्लिक फिगर है। तो ऐसे में उनका किसी सबूत से, किसी चीज से छेड़छाड़ करना, किसी जांच में छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए उनको आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई। बताया गया कारण कि मनीष सिसोदिया को स्पीडी ट्रायल का हक है। और इसके बाद से ही राजनीतिक रूप से उनके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी की लहर उनके सबके अंदर दौड़ने लगी और लगातार रिएक्शंस भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आने लगे। अनुराग, आज हमारा यही है विषय और इसको लेकर आपका स्वागत है। अनुराग, पहली टिप्पणी आपकी कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। उनको अभी मतलब रिहा होने में उनका लगेगा जितना भी वक्त लगे उसकी प्रक्रिया पूरी होने में, लेकिन फिलहाल उनको जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। ऐसा तीसरी बार था जब उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। देखिए, शायद आज आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आ चुके हैं। भले ही जिस पार्टी ने वादा किया था देश की जनता के अच्छे दिन आए ना आए, परंतु आज आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आ चुके हैं। क्योंकि केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली, उसके बाद वो चले गए। उससे पहले आप देखिए, सत्येंद्र जैन जो उनके बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, उनको भी बेल मिली, वो चले गए वापस। परंतु मनीष सिसोदिया थे जो, वो लगातार 17 महीनों से, आप देखिए कि उनके खिलाफ कोई ऐसा मजबूत सबूत ईडी सीबीआई दोनों कोर्ट के अंदर पेश करने में विफल रही, जिसका परिणाम था कि उनकी गिरफ्तारी ना, वो जेल के अंदर रहे, उनकी जमानत बहाल कर दी गई। कहीं ना कहीं देखिए, आम आदमी पार्टी को लिए तो सबसे बड़ी जीत है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत आज आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि उसका सबसे दूसरे नंबर का बड़ा नेता आज बाहर आ रहा है। देखिए, मनीष सिसोदिया को बेल मिलना तो निश्चित रूप से, अगर मनीष सिसोदिया अब जमानत पर, ऐसी वो अंतरिम जमानत नहीं है, वो जमानत है, क्योंकि वो जमानत रह करना, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी पाबंदी उनके ऊपर नहीं लगाई। जिस प्रकार आप देखिए कि कई, मैं एक मुद्दे पे, बिंदु पे बात करूंगा। आप देखिए, सबसे पहले ईडी और सीबीआई ने कहा था मनीष सिसोदिया को लेकर, जैसी आपने रिस्ट्रिक्शन अरविंद केजरीवाल के मामले में लगाई थी कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, वो सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, वैसे ही आप मनीष सिसोदिया के खिलाफ की भी लगाइए। क्योंकि परंतु हाई कोर्ट, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट था, उसने ईडी सीबीआई इनकी दलीलों को निराधार कर दिया, इन्हें कहीं ना कहीं निरस्त करने का काम किया, जिससे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आने के बाद अपनी कैबिनेट में, जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट में, उसमें शामिल होकर जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से अब नेक्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं दिल्ली के अंदर। क्योंकि आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर आम आदमी पार्टी में कोई दूसरा बड़ा चेहरा है तो मनीष सिसोदिया है। देखिए, अब इन कई, अगर लगातार नेताओं को जमानत मिल गई आम आदमी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं जो ईडी और सीडीआई, जो ईडी
जो आप ईडी है और सीबीआई बिल्कुल की। अनुराग, ये मेरा सवाल भी था आपसे कि जब से ये देखने को मिला कि संजय सिंह पहले तो आम आदमी पार्टी के रिहा हुए, उनके खिलाफ कोई सबूत ईडी या सीबीआई अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाई, और ना ही अब मनीष सिसोदिया के केस में भी फिलहाल अभी तक 17 महीने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी दलील या किसी भी कोर्ट में कोई ऐसी दलील ईडी नहीं पेश कर पाई या सीबीआई पेश नहीं कर पाई मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी, जो कि एक उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सके मनीष सिसोदिया के केस में उनके खिलाफ जा सके। लेकिन तो इससे देखने को मिलता है कि ईडी और सीबीआई की जो भूमिका है अनुराग, वो एक कटघरे में खड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? आप जो बता रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए जी। लेकिन इसी जो सवाल तो उठना लाजमी है, ईडी और सीडी जो आप देखें कि जो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई थी, तो उसको लेकर विपक्ष का तो काम होता है लगातार विपक्ष हमला। देखिए आज कांग्रेस और भले ही इंडिया अलायंस विपक्ष में, तो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का वो कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। परंतु आप पिछले दौर में जाके देखिए, भाजपा इसी चीज का विरोध करती थी कि ईडी सीबीआई भी सरकार के कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह काम करते थे। कि खैर हमारे देश में जो न्यायालय हैं, जो हमारे देश में अदालतें हैं, वो तथ्य और सबूतों के आधार पर कार्य करते हैं, ना किसी की पार्टी की विचारधारा के आधार पर, ना किसी के फेवर के आधार पर। वो उनके पास मेरिट के हिसाब से फैसले आते हैं। देखिए मनीष सिसोदिया को ये बात नहीं कि पहली बार में जमानत मिल गई, इससे पहले 2 बार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है। तीसरी बात था उनका, और ये फैसला सुरक्षित रखा गया था जिस फैसले को सुनाया गया था, जिससे मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। देखिए अब कहीं ना कहीं जो ईडी सीबीआई की छवि थी वो पहले ही खराब हो चुकी है देश में, अब और खराब हो जाए, क्योंकि संजय सिंह को पहले जमानत मिलना, उसके बाद केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत मिली, इंटरम बेल मिली, भले ही वो दोबारा चले गए हो। उसके बाद एक मामले में तो अरविंद केजरीवाल को, ईडी वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। अभी सीबीआई का मामला बचा हुआ, कहीं ना कहीं आप देखिए आने वाले समय में 1.5-2 महीने के अंदर वहां से भी उनको जमानत मिलने की उम्मीद है, जो सीबीआई का मामला है। अब मनीष सिसोदिया को लेकर लग रहा था कि मनीष सिसोदिया नहीं छूटेंगे, इस बार मनीष सिसोदिया की जो दिवाली है, दशहरा है, सब तिहाड़ के अंदर ही बनेगा। परंतु कहीं ना कहीं आज अगर वो बाहर आएंगे, तो निश्चित रूप से आज आम आदमी पार्टी के लिए और खासतौर से उनके और परिवार के लिए, हाँ, उनके और परिवार और उनकी पत्नी के लिए आज भी असली दिवाली है। बिल्कुल, असली दिवाली है। उनकी पत्नी भी कुछ समय पहले बीमार होना शुरू हुई थी और वो लगातार बीमार रहती हैं, तो ऐसे में उनकी पत्नी के लिए भी एक राहत की खबर ज़रूर होगी कि मनीष सिसोदिया, हालाँकि परिवार के कोई सदस्य जेल में हो तो अपने आप ही राहत की खबर होती है कि जब वो बाहर आ जाए तो। लेकिन उनकी पत्नी के लिए भी, क्योंकि वो पहले भी अपनी ज़मानत के लिए इंतरिम ज़मानत के लिए कुछ दिन की जेल से बाहर रिहाई के लिए वो अपील कर चुके थे, लेकिन उसमें उनकी खारिज कर दी गई थी कि अपनी वो पत्नी की केयर कर पाएँ। और इसको लेकर अनुराग, मैं ये सब इस सवाल पे आना चाहूंगा, क्योंकि आप देखिए कि मनीष सिसोदिया तो उस केस के पूरे सबसे बड़े सस्पेक्ट थे, क्योंकि उनके अंदर ही वो एक्साइज पॉलिसी उनके मंत्रालय के अंदर ही आती थी। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, उनसे इसको मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक तरफ मनीष सिसोदिया है जो इसी केस से जुड़े हुए थे, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जिनके पास कोई मंत्रालय ही नहीं है। तो ऐसे में क्या आप ये देखते हैं कि 17 महीने बाद भी अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत ईडी पेश ऐसे नहीं कर पाई, पुख्ता सबूत जो कि ये दिखा सके कोर्ट को कि मनीष सिसोदिया ही सस्पेक्ट है और उन्होंने ही गिल्टी हैं, तो अगर वो साबित नहीं कर पाती है, तो अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट है वो इससे कैसे प्रभावित होगा? क्या उनको भी इसमें बड़ी राहत देखने को मिल सकती है कुछ आने वाले समय में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास, जैसा कि हमने कहा कि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, तो अगर किसी पेपर पे उन्होंने साइन ही नहीं किए, तो फिर उनके खिलाफ कैसे आगे जांच बढ़ सकती है? क्या उनके खिलाफ ईडी कोई सबूत पेश कर पाएगी आने वाले वक्त में? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया थे। अगर जिस व्यक्ति ने वो नीति बनाई, उस नीति में कथित घोटाले का जो आरोप लगाया, तो उसकी जांच चल रही थी, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई दोनों ने मुख्य आरोपी बनाया था कि इसके ये षड्यंत्रकर्ता मनीष सिसोदिया और इनका बहुत अहम रोल है। तो आप देखिए उस व्यक्ति को जब जमानत मिल जाती है, तो कहीं न कहीं ऐसे तमाम व्यक्ति जो उससे जुड़े हुए हैं, जिनका नाम बाद अरविंद केजरीवाल का नाम तो अभी उसमें जोड़ा गया 2024 में आकर। उससे पहले वो तो पिछले साल से जेल के अंदर है मनीष सिसोदिया। तो अरविंद केजरीवाल का जो नाम था वो लास्ट मोमेंट पे आके जोड़ा गया था, जब लग रहा था कि धीरे-धीरे सब छूट जाएँगे, तो और किसी नेताओं को कहीं न कहीं उसमें डालने का प्रयास किया गया। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि ये आप
भले ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि वो बरी हो चुके हैं। वो कोई अभी उनके ऊपर अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। हाई सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जमानत हर व्यक्ति का अगर लंबे समय से कोई जेल के अंदर है तो जमानत मिलना कहीं ना कहीं अधिकार होता है। कहीं ना कहीं अगर आपके पक्ष में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्हें ना कोई सजा हो पाई है, वो दोषी ही नहीं साबित हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं जो जमानत तो अधिकार बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ईडीआई ने तमाम दलीलें रखी थी कि ये हमारी जांच को प्रभावित करेंगे अगर ये बाहर आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को भी नजरअंदाज कर दिया, उन्हें नकार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब 17 महीने हो चुके हैं, आप 17 महीने में क्या दिखा पाए। जो स्पीडी ट्रायल होता है तो उसमें आप क्या कर पाए। मनीष सिसोदिया का अधिकार बनता है जमानत का। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईडी और सीबीआई जो अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ते साफ हो चुके हैं। आप मानिए एक मामले में उन्हें तो जमानत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को, एक मामला बचता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के फैसले कुछ अलग होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके फैसले कुछ अलग होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसले कुछ अलग हो जाते हैं। और अनुराग, बिल्कुल मैं ये कोर्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक टिप्पणी की जो लोअर कोर्ट्स है उनको लेकर, उनकी भूमिका को भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा किया है कि उन्होंने भी मनीष सिसोदिया की लगातार जो है वो बेल उनकी जो बेल की उनकी याचिका थी उसको एक तरीके से खारिज किया लगातार। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 बार मनीष सिसोदिया की बेल को खारिज किया था। उन्होंने ये दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस ने ये कहा था कि मनीष सिसोदिया के लिए अभी जो पीएमएलए का एक्ट है अनुराग, एक तो वो वैसा है कि जब तक आपके खिलाफ ट्रायल चले तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी ये 2 बार बेल याचिका रद्द की थी कि अगर कुछ समय बाद, अगर उन्होंने कहा था जब दूसरी याचिका पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि अगर ईडी अभी भी कुछ कुछ महीनों बाद भी, 7-8 महीने बाद भी अगर कोई दस्तावेज या कोई सबूत पेश नहीं कर पाती है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तो जरूर हम आपको बेल देंगे। तो उसी के तहत आज उनको बेल मिली। लेकिन अनुराग, ये सुप्रीम कोर्ट के जो कथन थे कि छोटे कोर्ट के ऊपर क्या ये दबाव रहा कि मनीष सिसोदिया जैसा एक बड़ा केस, तो उसमें इसको आप इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा लोअर कोर्ट्स को लेकर? देखिए मैं न्यायालय के ऊपर, न्यायालय के किसी भी फैसले के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु एक बात स्पष्ट है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट जो फैसले देते तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से कानून के को पढ़कर और जो नियम है उसको पढ़कर, ये नहीं है कि उन्होंने जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट है उन्होंने किसी भी गैर कानूनी तरीके से या फिर गैर संवैधानिक तरीके से अपना फैसला सुनाया। परंतु आप देखिए कि हर चीज का हमारे कानून में, संविधान में उल्लेख है। अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट जो, आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ है, आपको लगता है हाई कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है, आप सुप्रीम कोर्ट मूव कीजिए। अगर आपको, आपकी उम्मीद आपको सुप्रीम कोर्ट से लगती है, वही काम मनीष सिसोदिया को लगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके फैसला उनके खिलाफ था, हाई कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ था, वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए। तो आज भले ही इंतजार के बाद परंतु उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। देखिए कल तो वही कहते हैं कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं, तो मनीष सिसोदिया के ऊपर ये बातें लागू होती है। उन्होंने 17 महीने जेल के अंदर थे वो, अब आज एक आजादी की भरी जिंदगी में वो सांस लेंगे। देखिए ये मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के पीछे आप देखिए कि अब उनका फायदा कैसे होगा आम आदमी पार्टी का। देखिए आम आदमी पार्टी को पीछे से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा उनके एमएलए को तोड़ने का काम कर रही है, और कई जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो भी भाजपा में शामिल हुए, आपको पिछले समय में दिखाई दिए होंगे। ठीक 2025 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। अब कुछ ही महीने लोकसभा चुनाव, आप कुछ ही महीने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो आम आदमी पार्टी के भले ही पक्ष में ना रहे दिल्ली के अंदर, परंतु जो विधानसभा के चुनाव है दिल्ली के अंदर, उनमें मनीष सिसोदिया, आप देखना जो एजुकेशन के लिए एक छवि बनाई गई थी कि एजुकेशन क्रांति, जो दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाने वाला व्यक्ति था वो मनीष सिसोदिया था। तो क्या मनीष सिसोदिया की जो छवि जेल जाने से खराब हुई थी, जो भ्रष्टाचार का दाग उनके ऊपर लगा था, क्या उस दाग को धुल पाएंगे, वो धो धो के उस दाग को जनता के बीच चा पाएंगे, या फिर जनता के अंदर इस प्रकार की छवि जो बरकरार रहेगी, जो उनको किन समस्याओं का सामना करना, ये भी कई बड़े सवाल है कि क्या जनता विश्वास करेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सही है। और अनुराग, बिल्कुल आपने ये सवाल ठीक उठाए। ईडी की भूमिका को लेकर और सीबीआई की भूमिका को लेकर, ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को पहले भी कहा जाता था, खैर कांग्रेस के जमाने में भी अनुराग, की ये पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह है, और आज भी वही स्थिति हमको देखने को मिलती है, वो भाजपा का राज हो जाए चाहे। तो अनुराग, उसको लेकर ये कहा गया है कि मतलब अगर आप इन स्थितियों को देखें कुछ समय पहले से लेकर अब तक, ईडी ने जिन बड़े नेताओं के खिलाफ केस दायर किए,
एक तरफ आप याद कीजिए अभी कुछ समय पहले ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया हैं और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको जेल से रिहा किया गया, ईडी का केस वहां पर टिक नहीं पाया। दूसरी तरफ संजय सिंह को लेकर आप कहें आम आदमी पार्टी के लिए उनको कुछ समय पहले जमानत मिल गई, और अब मनीष सिसोदिया को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के केस के बाद अरविंद केजरीवाल का केस भी थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक ज्यादा मुश्किल था उनके लिए केस, क्योंकि वो इसमें मेन सस्पेक्ट थे। तो एक तरीके से देखा जाए अनुराग, तो ईडी और सीबीआई की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में अब आती जा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ईडी और सीबीआई और तमाम जो भी सरकारी जांच एजेंसियां हैं, उनकी भूमिका पहले भी घेरे में थी, आज भी घेरे में है और आगे आने वाले समय में भी घेरे में रहेंगी, क्योंकि इनकी नियुक्ति राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही की जाती है। भले आप उसे लोकतंत्र कीजिए, परंतु कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया जो इनके चीफ नियुक्त किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक राजनीति की प्रक्रिया से होकर निकलते हैं। देखिए, बहुमत जिसके पास होगा सरकार उसकी बनेगी, जिसकी सरकार बनेगी उसको पास भी बहुमत होता है। जो ईडी सीबीआई के चीफ चुने जाते हैं इलेक्शन कमीशन तक, यहाँ तक हर संस्था पर आरोप, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, सरकार का काम होता है बचाव करना। तो सरकार अपना काम बचाव का करती है। और देखिए, सीबीआई, ईडी जैसी तमाम एजेंसियां आप देखेंगे जिनका वो दुरुपयोग पहले भी होता था और आज भी होगा और ये आगे आने वाले समय में भी होता रहेगा। आपको क्या लगता है, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है देश में, तो क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग नहीं होगा? जरूर होगा। परंतु देखिए, हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे देश की अदालतों से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात है? अगर संजय सिंह ने गलत नहीं किया तो डरना क्या? अरविंद केजरीवाल ने गलत नहीं किया तो डरना क्या? जमानत मिल गई उन्हें, और क्या पता अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं वो है कि अगर और अनुराग, मैं आखिरी सवाल को लेकर जल्दी जल्दी, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना, तो मैं आखिरी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगा। अब राजनीतिक रूप पर आते हैं। इसके आखिरी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई, और अगर वो विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दिल्ली के रिहा हो जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर से रिवाइव कर पाएगी? क्योंकि पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी लगातार हमको नीचे गर्त में जाती हुई दिखाई दी है, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ जो बिजली के बिल भी बढ़े, और उसके बाद जैसे राव जो कोचिंग वाला अभी मामला आया था जिसमें 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हुई, और उसके अलावा जो लगातार जल को लेकर संकट रहा, फिर उसके बाद अब लगातार वहां पर पानी भरने का जो जल जमाव का जो देखने को मिलता है। तो अनुराग, ये बताइए कि इससे राजनीतिक रूप से अगर अरविंद केजरीवाल, और अब मनीष सिसोदिया तो खैर बाहर आ चुके हैं, अगर अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाते हैं, तो इससे राजनीतिक रूप से कितना लाभ मिल सकता है? क्या 2025 का जो विधानसभा चुनाव है कि उसकी एक बार फिर से जो तस्वीर है वो क्या बदल सकती है? देखिए, निश्चित रूप से तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, तो अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो मजबूती तो पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगी। परंतु मैं आज ही आपको बात स्पष्ट कर दूं कि अरविंद केजरीवाल फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली के पास अब कहीं ना कहीं जो केंद्र की राजनीति में देखा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, तो दिल्ली के अंदर भी तो केजरीवाल नहीं तो कौन। देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा, भले ही अरविंद केजरीवाल का जो जीत का नंबर होगा, जो आंकड़े थे, जो नंबर एमएलए का उनके पास वर्तमान में है, उससे नंबर कम आएगा। परंतु आप देखिए, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा की सीटें हैं, 36 से ज्यादा आप बहुमत मिल जाता है। तो अरविंद केजरीवाल मतलब आप देखिए कि लगभग प्रचंड सरकार, जो प्रचंड बहुमत की सरकार होती है, वो चलाई है उन्होंने। आप पिछले 15 के ट्रम में भी उन्होंने चलाई, 20 के ट्रम में भी उन्होंने वही सरकार चलाई। परंतु उनका नंबर इस बार कम होगा, परंतु मुख्यमंत्री दिल्ली के फिर अरविंद केजरीवाल बनेंगे। आपने इन हादसों का जिक्र किया, जो राउस का हादसा हुआ दिल्ली में, पानी भरने से जो बेसमेंट में बच्चों की मौत हो गई, और उससे पहले जल भराव, उससे पहले बिजली महंगी होना, और फिर दिल्ली के अंदर जो पानी की किल्लत हुई, वो हम सब ने देखी। परंतु आप एक बार गुजरात का उदाहरण देखिए, गुजरात को याद कीजिए, जब मोरबी में इतना बड़ा पुल गिरने से हादसा हो गया था, चुनाव ठीक थे, परंतु उसका क्या प्रभाव पड़ा? भाजपा की गुजरात के अंदर प्रचंड जीत हुई, और वो जीत एक व्यक्ति के चेहरे पे थी, वो उस व्यक्ति का नाम था नरेंद्र सिंह मोदी। तो ऐसे ही ऐसे मामले, ठीक है, इन मामलों का जब ये समय आता तब बवाल घटता, परंतु जब वोटिंग का टाइम आएगा तो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखिए। आप जब दिल्ली के अंदर नाम लेगा, दिल्ली आप आम आदमी पार्टी से मतलब होता है अरविंद केजरीवाल, सीधा केजरीवाल। तो दिल्ली के लोग जब वोट करेंगे तो आप देखना ज्यादा मात्रा में, देखिए, जो ऐसे व्यक्ति जिन्हें मुफ्त में पानी मिलता है, मुफ्त में बिजली मिलती है, उनके बच्चे अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो व्यक्ति तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को वोट करेगा।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, तो जो केजरीवाल और करना चाहते थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो केजरीवाल की गवर्नमेंट का कहीं न कहीं एक विकास का चेहरा कह लीजिए, अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा विकास का चेहरा दिल्ली सरकार के अंदर कोई था, तो वो मनीष सिसोदिया थे। तो निश्चित रूप से फ़ायदा दोनों के, अगर एक तो बाहर आ गया, दूसरा भी बाहर आएगा, तो केजरीवाल के आने से मिलेगा। परंतु मैं फिर कह दूँ, केजरीवाल बाहर आए ना आए, केजरीवाल की जो विधानसभा की जीत है, वो सुनिश्चित है। भले ही आंकड़ा कम हो जाए, परंतु केजरीवाल की जीत सुनिश्चित है। जी, अनुराग, चलिए आपकी तरफ से हमें प्रेडिक्शन भी मिल गई। 2025 में अब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी तरफ से जो प्रेडिक्शन है वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ, या फिर वो भले ही नंबर आप कह रहे हैं कि थोड़े कम हो जाएँ, लेकिन एक जीत के साथ दोबारा से हमें देखने को मिलेगी और दिल्ली में दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार ही बनेगी। फिलहाल के लिए अनुराग, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार, ये है नई सोच।